नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग। जैसे कि आप बात करें यूपीएससी की, तो इसको बोला जाता है संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि फुल फॉर्म बोलें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके जस्ट पहले हमने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की। उसके बाद हमने देखे थे कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और जो ईसीआई है, दोनों के बारे में हमने बात की है कंप्लीट रूप में। और इसके पहले भी हमने दो चीज़ें जाने थे, जैसे कि एक जाने थे हमने संवैधानिक निकाय और एक जाने थे असंवैधानिक निकाय, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये दोनों चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किए थे। तो ये कंप्लीट रूप में हम देख सकते हैं हमारा जो है पेपर टू के अंतर्गत जो पार्ट ए है उसकी सेकेंड यूनिट यहाँ पर चल रही है, तो ये आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कंप्लीट रूप में यूपीएससी के बारे में। इसके बाद देखेंगे हम, ये तो हो गई केंद्र की बात, केंद्र मतलब एक सेंटर की बात हो गई। दूसरी अगर बात करें तो एक राज्य के लेवल पर भी पीएससी होती है, तो उसे बोला जाता है स्टेट पीएससी। स्टेट पीएससी से मतलब आप बात करें एमपी पीएससी की, तो एमपी पीएससी एक स्टेट पीएससी के अंतर्गत आता है। यूपी पीएससी की अगर बात करें तो यूपी पीएससी जो है स्टेट पीएससी के अंतर्गत आता है। एम पीएससी की अगर बात करें तो एम पीएससी जो है महाराष्ट्र पीएससी के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो हम पहले यूपीएससी के बारे में बात करेंगे, फिर स्टेट पीएससी के बारे में बात करेंगे। फिर कुछ कंडीशन ऐसी भी आती है जब दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक जो है एक प्रकार से उनके अंतर्गत एक पीएससी, यानी कि जो लोक सेवा आयोग है उसका गठन किया जाता है, तो उसे एक प्रकार से जेपीएससी बोला जाता है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बोला जाता है। तो ये आप देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो कौन कौन से आर्टिकल है, किससे संबंधित कौन सी चीज़ है, वो सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। इनके सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कौन इनकी नियुक्ति कराता है, किस प्रकार इनको हटाया जा सकता है, वेतन भत्ते, सारी चीज़ों की जानकारी, क्या क्या इनकी पावर होती है, वो सारी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी, पहले तो हम बात करेंगे यूपीएससी की। तो यूपीएससी का मतलब हम देख सकते हैं, जैसे उसके पहले अगर देखें तो हमको एक प्रकार से संवैधानिक निकाय देखे थे हमने। संवैधानिक निकाय वह निकाय होते हैं जिनका जो है एक प्रकार से लिखित विवरण होता है। लिखित विवरण, अब ऐसा थोड़ी कि कहीं भी लिख देंगे, ये लिखित विवरण होता है संविधान में। ठीक है, संविधान में ये इनका एक अपना आर्टिकल होता है। ठीक है, अपना एक आर्टिकल होता है। जैसे मान लीजिए यूपीएससी का अगर बात करें तो 315 से स्टार्ट होता है इसका आर्टिकल। 315 से लेकर 323 तक हमको देखने को मिलेगा। देखिए 324 में आपको क्या देखने को मिलेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा 124 में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल देखने को मिलेगा 148 से लेकर 151 तक। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इनका अपना एक आर्टिकल होता है। तो ऐसी बॉडी जो कि एक प्रकार से संविधान में जिनका उल्लेख हो, ठीक है, संशोधन करने के पश्चात या फिर जैसे भी आप इनको देख सकते हैं संविधान में, तो उन्हीं के अंतर्गत हम ये चार बॉडी देख रहे हैं। जैसे यूपीएससी है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और कैग है। ये चारों बॉडी को बोला जाता है संवैधानिक प्रहरी, अर्थात हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग, यानी कि संविधान की रक्षा करने के लिए इनका एक प्रकार से ये प्रहरी के रूप में काम करती है। तो जैसे यूपीएससी की बात करें तो चलिए यूपीएससी को बात करें, उसकी बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार से जो जुडिशरी है, जुडिशरी का टॉप लेवल ये देश का होता है, और एक प्रकार से संविधान की व्याख्या करने वाला या फिर फंडामेंटल राइट का गारंटर, इसको हम बोल सकते हैं। संविधान की रक्षा करने का दायित्व सुप्रीम कोर्ट का होता है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जो निर्वाचन है वो कराने का दायित्व किसका होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, एक स्वतंत्र बॉडी है। नेक्स्ट है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की अगर बात करें तो जो जनता का जो पर्स होता है, जनता मतलब पब्लिक पर्स हम बोल सकते हैं, तो पब्लिक का जो पर्स होता है या फिर जो जनता का पैसा होता है जो टैक्स से कलेक्शन किया जाता है, तो उसका रखवाली करने का काम होता है कैग का। इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसको बोला जाता है। अब बात करें यूपीएससी की, जैसे कि हम बात करने वाले यूपीएससी, तो यूपीएससी क्या है, यूपीएससी एक प्रकार का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। मतलब सेंटर लेवल पर क्या करते हैं, मेरिट सिस्टम के आधार पर, मेरिट सिस्टम के आधार पर ये जो है प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ पे नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण से संबंधित सारे काम इसके अंतर्गत देखे जाते हैं। हालांकि स्थानांतरण से संबंधित स्टेट जो है राज्य के द्वारा भी देखे जाते हैं। तो ये कंप्लीट रूप में हम देख सकते हैं, मतलब शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए मेरिट पद्धति के आधार पर जो है उम्मीदवारों को यहाँ पे प्रशासनिक पदों पर बैठाने का काम कौन करता है, यूपीएससी। तो ये चार जो हमारे बॉडी है उनको बोला जाता है संवैधानिक प्रहरी या कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग इनको बोला जाता है।
अब आगे बढ़ते हैं हम। हमने बात की यूपीएससी कौन सा है, एक प्रकार से संवैधानिक प्रहरी के रूप में इसको जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग के रूप में जाना जाता है। तो यूपीएससी जो है इसे हिंदी में हम बोलेंगे संघ लोक सेवा आयोग। अब संघ लोक सेवा आयोग एक प्रकार का केंद्रीय, मतलब हम बोले तो भारत के लेवल पर मतलब सेंट्रल लेवल पर अगर बोले तो ये केंद्रीय स्तर का भर्ती अभिकरण है। भर्ती अभिकरण मतलब एक एजेंसी के रूप में वर्क करता है, एक बॉडी है, संवैधानिक बॉडी ये, जो कि निष्पक्ष रूप से या एक प्रकार से मेरिट पद्धति के आधार पर जो उम्मीदवार है उनकी भर्ती का काम ये करता है संघ लोक सेवा आयोग। स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, जिससे कि हम बात करें संवैधानिक निकाय, कुछ संवैधानिक निकाय ऐसे निकाय होते हैं जिनका एक प्रकार से संविधान में उल्लेख होता है। ये इसका गठन जो है संविधान के प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। जैसे कि भाग 14 की अगर बात करें, संविधान में जो भाग है 14, उसके अंतर्गत हम देखें तो आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक आपको जो है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन देखने को मिलेगा, या आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अंतर्गत देखें तो संघ लोक सेवा आयोग अर्थात जो यूपीएससी है, इसकी स्वतंत्रता और शक्तियों का उल्लेख भी हमको यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा संगठन कैसा होना चाहिए उनका, यानी संरचना कैसी होनी चाहिए, सदस्यों की नियुक्तियाँ कैसी होनी चाहिए, उनको हटाने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, इस सारी चीज़ों का उल्लेख आपको 315 से लेकर 323 तक भाग जो है 14 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। आगे बात करें संरचना या कंपोजिशन की, अगर बात करें इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब अगर बात करें हम तो यहाँ अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या कैसी होती है, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनका जो है उल्लेख है या नहीं है, उनकी योग्यता कैसी होनी चाहिए, सारी चीज़ों का यहाँ पे व्यवस्था की गई है और इनको जाना जाता है संरचना के अंतर्गत। तो हम यहाँ अगर बात करें यूपीएससी की संघ लोक सेवा आयोग की, तो यहाँ पे हमको एक अध्यक्ष देखने को मिलता है, एक अध्यक्ष नॉर्मली होता है और इसके अलावा कुछ सदस्य होते हैं। कुछ सदस्य का मतलब होता है संख्या का उल्लेख नहीं है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं इनकी संख्या का यहाँ पर उल्लेख नहीं है। अच्छा, अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। संख्या का उल्लेख नहीं है मतलब कितने कंप्लीट सदस्य होना चाहिए, ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होता है। मतलब राष्ट्रपति यहाँ निर्धारित करते हैं कि इनकी जो संरचना है उसके अंतर्गत जो सदस्यों की संख्या है वो कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। साधारणतः हम बोल सकते हैं 9 से लेकर 11 तक हमको सामान्यतः जो अध्यक्ष सहित यहाँ 9 से 11 सदस्य यहाँ कंप्लीट रूप में या बॉडी हमको देखने को मिलती है यूपीएससी। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे आयोग है, आयोग के सदस्यों की योग्यता का भी उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के जो आधे सदस्य है, आधे सदस्य मतलब मान लीजिए 10 सदस्य यहाँ पे है, तो 10 में से जो 5 सदस्य है, 10 में से 5 सदस्य क्या होने चाहिए, ये भारत सरकार मतलब भारत सरकार सेंट्रल लेवल पर, या फिर हम बोल सकते हैं राज्य लेवल पर, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का उनको अनुभव होना चाहिए काम करने का। ठीक है, कम से कम 10 वर्ष का काम करने का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा संविधान में राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, संविधान में व्यवस्था की गई है, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें को निर्धारित करने का जो अधिकार है किसका होता है, राष्ट्रपति महोदय को होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं सारी चीज़ें हमने स्ट्रक्चर के अंतर्गत देखे। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल कैसा होता है, इनका कार्यकाल हम बात करें तो 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष होता है। अब 6 वर्ष और 65 वर्ष का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति ने ज्वाइन किया है तो उससे लेकर 6 वर्ष तक वो रहेगा। अब कंडीशन क्या है, अगर व्यक्ति 65 वर्ष का हो जाता है 6 वर्ष के पहले भी, तो वो वहाँ पे अपने पद से रिजाइन कर देगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने 62 वर्ष की उम्र में ज्वाइन किया है इसमें अध्यक्ष सदस्य के पद पे, तो वो 65 वर्ष तक यहाँ देख सकते, देखिए लगभग हमारे 3 साल हम देख सकते हैं, 3 साल तक पद में रहेगा और 65 वर्ष की उम्र में वो इस जो है इस पद से बाहर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं या तो 6 वर्ष पहले आएगा या तो 65 वर्ष, जो भी पहले आए उस समय काल तक ये अपने कार्यकाल पर बने रह सकते हैं, यानी कि अपने जो है पद पर बने रह सकते हैं। और इसके अलावा देखिए कभी भी अगर इनकी इच्छा होती है, मतलब किसी कारणवश अगर बात करें तो इनकी जो इच्छा अनुसार ही क्या कर सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं। अब त्यागपत्र किसको देंगे, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। देखिए इनकी जो है नियुक्ति की व्यवस्था राष्ट्रपति महोदय के अंतर्गत देखी जाती है, परंतु हटाने की व्यवस्था राष्ट्रपति महोदय के अंतर्गत नहीं होती है। हालांकि लास्ट में जो है मतलब एक प्रकार से जब प्रस्ताव पारित होता है हटाने का, तो लास्ट में राष्ट्रपति महोदय ही आदेश देते हैं हटाने का, परंतु डायरेक्टली अगर बात करें तो डायरेक्टली ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब यहाँ देखिए जैसे राष्ट्रपति महोदय को क्या करते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार संबोधित करके राष्ट्रपति महोदय को। और एक और चीज़, उन्हें अपने कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा जो संविधान में वर्णित है, जैसे कि मैंने बताया प्रस्ताव पारित होता है लोकसभा राज्यसभा दोनों में। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता था ना, 7 चरण होते थे
जैसे शादी में हम देख सकते हैं 7 फेरे होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर यूपीएससी के जो अध्यक्ष सदस्य हैं उनको हटाने के लिए भी यहाँ पे उसी प्रकार की मेथड या कदाचार या असक्षमता जो है उससे संबंधित जो आधार है उसके आधार पर यहाँ पे हटाया जाता है, और वो हटाने का काम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है लास्ट में जब प्रस्ताव पारित हो जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति जो है 2 परिस्थितियों में जो एक प्रकार से देखें तो जो उसके सदस्य होते हैं, कभी कभी क्या होता है जो सदस्य होते हैं सदस्य को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष पद पर नियुक्त कौन किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, ये भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाएगा। अब कंडीशन क्या होती है, अध्यक्ष के पद पर किसी सदस्य को क्यों नियुक्त किया जाएगा, तो इसके लिए जो है कंडीशन होती है, यानी कि कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा किसी सदस्य को, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। तो कब किया जाता है, जब अध्यक्ष का पद कैसा हो, रिक्त हो, यानी कि किसी कारणवश वो जो है खाली पड़ा हो। इसके अलावा किसी कारणवश वो जो है एक प्रकार से अनुपस्थित हो या मतलब एक प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किसी कारणवश वो कर नहीं पा रहा हो। तो 2 कंडीशन होती है यहाँ पे, जब अध्यक्ष का पद खाली होता है तो उस कंडीशन पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्य मतलब जो है कोई सदस्य करता है जब तक अध्यक्ष पुनः मतलब एक प्रकार से कब तक करेगा, जो सदस्य है, सदस्य अगर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में ज्वाइन हुआ है तो वो कब तक कार्य करेगा, वो जब तक कि अध्यक्ष वापस रिटर्न ना हो जाए, यानी कि जब तक जो अध्यक्ष है वो अपने काम पर वापस ना आया और वो अपने पद को संभाल ना ले, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा हम बात करें हटाने की, तो हटाने की जो प्रक्रिया है वो होती है एक प्रकार से राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही हटाई जाती है, परंतु कुछ आधार होते हैं। तो राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है, यूपीएससी यानी कि उसके अध्यक्ष और दूसरे जो सदस्य होते हैं उनको विभिन्न परिस्थितियों में हटा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें दिवालिया घोषित हो गए। दिवालिया का मतलब क्या होता है, दिवालिया का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति है जिसके पास उसकी जो एक प्रकार से उधारी या हम बोल सकते हैं उसके दायित्व है, तो दायित्व जब संपत्ति से अधिक हो जाए, दायित्व का मतलब क्या होता है, जिन्हें चुकाना होता है। अब दायित्व के अंतर्गत टैक्स भी आ जाता है, टैक्स मतलब कर जो होता है, जैसे किसी व्यक्ति को टैक्स चुकाना है और टैक्स चुकाने के लिए उसके पास संपत्ति जो है वो कम पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके टैक्स या दायित्व अधिक हो और संपत्ति कम हो, तो इस स्थिति में न्यायालय द्वारा उसको दिवालिया घोषित किया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित किया जाता है तो इस कंडीशन पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनका निष्कासन किया जा सकता है। इसके अलावा अपनी पदावधि के दौरान जो है मतलब अपनी पदावधि मतलब जब वो अपने पद पर बने हुए हैं, तो उसी के अंतर्गत अगर देखें तो उसी दौरान जो अपने कर्तव्यों के बाहर वो जो है किसी नौकरी या किसी वेतन पर जो है नियोजन पर लगे हो, तो इस स्थिति में भी उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति ऐसा समझते हैं कि वह मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम है, तो इन कारण पर भी एक प्रकार से जो है पद पर बने रहने योग्य नहीं हो सकते, तो इस कंडीशन पर भी उन्हें हटाया जा सकता है। तो हमने बात करें राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 3 कंडीशन पे इनको हटाया जा सकता है। एक तो वो दिवालिया हो गए हो, एक तो कर्तव्यों के बाहर अन्य किसी नौकरी वेतन में वो काम कर रहे हो, दूसरी मानसिक या शारीरिक अक्षमता के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। इसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ होती है, जैसे बात करें हम राष्ट्रपति महोदय जो है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसके अध्यक्ष और सदस्यों को मतलब अध्यक्ष और सदस्यों को उनके एक प्रकार से कदाचार मतलब मिसबिहेव बोल सकते हैं हम, कदाचार, इसके कारणों से भी इनको हटाया जा सकता है। किंतु ऐसे मामलों में जब अगर कदाचार की बात हो तो कदाचार का मामला कब सिद्ध होगा, कदाचार का मामला तभी सिद्ध होगा जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड करार दिया हो, यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि सही में कदाचार था, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत वो सिद्ध नहीं होता तो ऐसे मामले में उनको हटाना मुश्किल होता है, मतलब हटा नहीं सकते। यदि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद बर्खास्त करने के परामर्श का समर्थन करता है, तो ही राष्ट्रपति यहाँ पे हटाने के लिए एक प्रकार से जो अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकते हैं। संविधान के अंतर्गत हम देखें तो इस उपबंध यानी कि 315 से लेकर 323 तक हम बात करें, 315 से लेकर 323 के अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में दी गई सलाह जो होती है राष्ट्रपति के लिए बाध्य होती है। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कुछ सलाह दिया है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उसको पालन किया जाएगा, ये बाध्य होती है राष्ट्रपति के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात जैसे होती है यूपीएससी की, तो यूपीएससी क्या है, एक मेरिट बेस्ड सिस्टम पर जो है जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी नियुक्ति करता है ताकि देश के शासन को आसानी से संचालित किया जा सके।
तो इसको भाई अपने कार्य करने के लिए कुछ फ्रीडम भी दी होगी ना, यानी कि स्वतंत्रता मिली होगी, तो उन स्वतंत्रता के बारे में ही हम बात करेंगे। तो संविधान में जो यूपीएससी है या संघ लोक सेवा आयोग है उसको निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य करने के लिए बहुत सारी यहाँ स्वतंत्रता निर्धारित की गई है। सबसे पहले तो बात करते हैं पदावधि की स्वतंत्रता या पदावधि की सुरक्षा। तो जैसे जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके जो अध्यक्ष होते हैं प्लस उसके सदस्य होते हैं दोनों, यानी कि अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं। अगर संविधान में वर्णित आधार के आधार पर जो है सिद्ध नहीं होता है तो इनको किसी भी प्रकार से हटाया नहीं जा सकता। इस हिसाब से अगर बात करें तो पदावधि की सुरक्षा इनको होती है। मतलब कोई एक प्रकार से कदाचार या जो वैलिड कारण है उसके अनुसार ही इनको हटाया जा सकता है, जो कि संविधान में वर्णित है, अन्य कारणों से इनको नहीं हटाया जा सकता। दूसरी जो है अगर बात करें दूसरी स्वतंत्रता, तो कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जो है कोई वेतन, उनको भत्ते या फिर अन्य प्रकार की जो सुविधाएं है वो मिलती है किसको, अध्यक्ष व सदस्यों को। तो ये किसके द्वारा तय की जाती है, ये तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। जैसे कि हमने पहली स्लाइड में देखे थे, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनके वेतन भत्ते सारी चीज़ें यहाँ पर निर्धारित की जाती है। लेकिन नियुक्ति एक बार हो जाने के बाद, ये सारी चीज़ निर्धारित हो जाने के बाद उनमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर वेतन भत्ते और जो पेंशन होती हैं, ये सारी चीज़ जो होती है इनके अध्यक्ष और सदस्यों की, वो कहाँ से होती है, जो भारत है, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि से इनको प्राप्त किया जाता है। और जो संसद है, संसद में किसी भी सदन में इन पर मतदान नहीं किया जा सकता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इनके वेतन भत्ते कहाँ से आते हैं, भारत की संचित निधि से, और इन पर जो है संसद में मतदान नहीं हो सकता। इसके अलावा जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष अपने कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल मतलब जब अपना कार्यकाल वो पूरा कर लेता है, जैसे 6 वर्ष या फिर हम बोल सकते हैं 65 वर्ष, इसके पश्चात मतलब अपने कार्यकाल के पश्चात या रिटायरमेंट के पश्चात ये जो है भारत सरकार या फिर हम बोल सकते हैं किसी राज्य सरकार, तो भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन या किसी पद पर काम करने के लिए पात्र नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब कार्यकाल सिर्फ बात की जा रही है अध्यक्ष की, आपको याद रखना, अध्यक्ष अपने जो रिटायरमेंट है उसके पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन पर या लाभ के पद पर काम करने के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट बात कर सकते हैं सदस्यों की। ठीक है, कार्यकाल के बाद जो सदस्य होते हैं, ठीक है, यहाँ तो अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ कहीं नियुक्ति नहीं किया जा सकते। तो सदस्य जो होते हैं संघ लोक सेवा आयोग के, तो सदस्यों की अगर बात करें तो ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मतलब सदस्य के बाद वो जो है अध्यक्ष बन सकते हैं यूपीएससी के ही। साथ में किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो है अध्यक्ष बन सकते। तो ले देख बात की जा रही है अध्यक्ष के पद के पश्चात वो या तो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकते हैं, इसके अलावा किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो है अध्यक्ष के पद को वो मतलब प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। देखिए, अन्य चीज़ों में नियोजन नहीं किया जा सकता, बल्कि यूपीएससी के अंतर्गत वो अध्यक्ष के पद पर ज्वाइन हो सकते हैं सदस्य जो थे, और राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत अध्यक्ष के रूप में वो ज्वाइन हो सकते हैं। अन्य किसी नियोजन या अन्य किसी लाभ के पद पर उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता। साथ में पुनः नियुक्ति की अगर बात की जा रही है तो पुनः नियुक्ति इनकी बिल्कुल नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए अध्यक्ष के पद पर एक व्यक्ति बना हुआ था, वो उसके 6 वर्ष या 65 वर्ष पूरा कंप्लीट हो जाने के पश्चात पुनः उनकी नियुक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो इसी बात को यहाँ पे बोला गया है। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद जो है उसको पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हमने देखे इनसे संबंधित कुछ फ्रीडम इनको मिले थे। अब बात कर लेते हैं कार्य की स्वतंत्र, मतलब कार्य करने के, या फिर एक प्रकार से बोले इनके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शन मतलब इनके कार्य क्या क्या हो सकते हैं वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए एक प्रकार से ये जो है मतलब एक प्रकार से अखिल भारतीय जो सेवाएं होती है, ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, मतलब अखिल भारतीय सेवाओं की अगर बात करें, साथ में जो केंद्र की सेवाएं होती है विभिन्न प्रकार की, साथ में हम देखें लोक सेवा जो कि यूपीएससी से रिलेटेड, तो ये सारी जो पद है, मतलब सारी जो सेवाएं है उनके संबंध में जो नियुक्ति है, नियुक्ति मतलब जो एक रिक्रूटमेंट होती है या उनके पद के लिए यहाँ पर नियुक्ति की जाती है, तो उन सभी के लिए यहाँ पर परीक्षाओं का आयोजन करने का काम होता है यूपीएससी का। ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
संयुक्त भर्ती की योजना व परिवर्तन से संबंधित मामला हम देखें तो जो यूपीएससी है, यूपीएससी राज्य को किसी ऐसे सेवाओं के लिए जिसके लिए विशेष योग्यता वाले अभ्यर्थी की आवश्यकता है, मतलब राज्य में किसी काम को करने के लिए एक प्रकार से विशेष व्यक्ति की यहाँ आवश्यकता है, तो उनके लिए यहाँ पे संयुक्त रूप से जो भर्ती है, संयुक्त रूप से भर्ती की योजना वह परिवर्तन करने में सहायता करता है, मतलब राज्य को हेल्प करने का काम भी यूपीएससी करते हैं। नेक्स्ट जो है राज्य को यहाँ पे सलाह दी जाती है। राज्य को सलाह कब दी जाएगी? जब वहाँ के राज्यपाल, ठीक है, राज्य को सलाह कब दी जाएगी? जब राज्यपाल रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा अगर रिक्वेस्ट की जाएगी तो उसके आधार पर यहाँ पे पहले राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति जरूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनका जो है राज्यों को सलाह कब दिया जाएगा? जब राज्यों के अंतर्गत जो राज्यपाल है उनके द्वारा रिक्वेस्ट की जाएगी और साथ में राष्ट्रपति इससे संबंधित स्वीकृति दे देंगे, तो वो राज्य को इससे संबंधित मामले पर क्या कर सकते हैं? सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा निजी प्रबंधन की अगर बात करें तो निजी प्रबंधन से संबंधित जो विषय है उस पर भी ये परामर्श दे सकता है। साथ में अगर देखें तो रिपोर्ट जो होती है इनकी, अपने कार्यों की रिपोर्ट, ये किसको सौंपते हैं? ये राष्ट्रपति महोदय को रिपोर्ट सौंपते हैं। यानी संघ लोक सेवा आयोग जो है प्रत्येक वर्ष मतलब एक वर्ष के अंतर्गत हम देखें तो अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। इसके अलावा इन सारी चीज़ों के होने के पश्चात भी इनमें कुछ कमियां नज़र आती है। तो कमियां क्या क्या हो सकती है या सीमाएं हम देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इनकी जो कमियां होती है, मतलब ये कौन कौन से मामले यहाँ पे नहीं देखते हैं, मतलब इनके अंतर्गत कौन कौन से मामले नहीं आते वो हम देख सकते हैं। जैसे बात करें किसकी? पिछड़ी जाति की जो नियुक्तियाँ होती है, पिछड़ी जाति की नियुक्तियाँ पर जो है एक प्रकार से आरक्षण देने का जो मामला है इसकी कार्य क्षेत्र से बाहर रखा गया है। ये इसकी कमी के रूप में हम देख सकते हैं, ये नहीं आएगा। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ लिखूंगा वो इसकी कमियां हैं, मतलब इसके अंतर्गत इस मामले में नहीं आएगी। मतलब जो सेवाएं है, सेवा के जो पद है उस पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के दावों को ध्यान में रखने हेतु यहाँ पे इसके अंतर्गत ये मामला नहीं आएगा। साथ में हम देखें जो आयोग होता है या फिर हम बोल सकते हैं प्राधिकरण, आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता, साथ में हम बोले तो सदस्यता, अध्यक्षता, सदस्यता, उच्च राजनयिक, उच्च पद, ग्रुप डी, ग्रुप सी सेवाओं के लिए अधिकतर पदों के चयन से संबंधित मामले इसके अंतर्गत नहीं आते। इसके अलावा अगर बात करें हम तो किसी पद के लिए जो है अस्थायी या फिर हम बात करें स्थानापन्न की, तो उसमें संबंधित जो नियुक्तियां है अगर वह व्यक्ति एक वर्ष से कम के लिए पद धारण करता तो वो भी यहाँ पे इसके अंतर्गत नहीं आते। तो ये कुछ कमियां थी, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, फिर भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब बात करें इसकी भूमिका क्या होती है, किसकी? यूपीएससी की। तो यूपीएससी की भूमिका क्या होती है? यूपीएससी की भूमिका की अगर बात करें हम यहाँ पे, ये जो है संघ लोक सेवा आयोग मेरिट, भारत के अंतर्गत मेरिट पद्धति का प्रहरी इसको बोला जाता है। यानी कि मेरिट जो है पद्धति के आधार पर, मतलब जो यूपीएससी है मेरिट पद्धति के आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ पर नियुक्ति करता है ताकि वो देश के जो प्रशासन है या शासन व्यवस्था को मेंटेन कर सकें। दूसरी चीज़ बोली जा रही है भर्ती व सरकार को एक प्रकार से सलाह देने का काम करते हैं। जो एक प्रकार से भर्ती का मतलब केंद्रीय स्तर पर जो सेवाएं है उनके संबंध में भर्ती, साथ में अखिल भारतीय सेवाएं है उनके संबंध में भर्ती का काम इसके द्वारा किया जाता है। और कंडीशन जो होती है कभी कभी तो गवर्नमेंट को ये सलाह देने का काम भी करते हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर देखिए संघ लोक सेवा आयोग जो होती है उसकी भूमिका न केवल सीमित है बल्कि हम बात करें उसके द्वारा दिए गए जो सुझाव है वो यहाँ पे सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब मानने के लिए बाध्य हम एक प्रकार से इसको नहीं बोल सकते। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह सुझाव पर अमल करे या उसे खारिज कर दे। इसके अलावा सलाहकारी कार्य को जो है नियंत्रित करने का जो है एक प्रकार से देखें तो हम देख सकते हैं जो सरकारी नियम है, सरकारी नियम ये बना सकती है, जिससे हम बात करें यूपीएससी जो है यूपीएससी के सलाहकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है। तो सरकारी नियम बनाकर हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, इसके जो नियम है एक प्रकार से कार्य है उसको नियंत्रित करने का काम भी इसके द्वारा किया जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ प्रशिक्षण संस्थान की। तो प्रशिक्षण संस्थान में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, जो है इनका एक प्रकार से जो है स्थान बताना है, आपके लिए टास्क है ये, ठीक है।
तो जैसे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको क्या क्या इसके जो है आंसर बताना है। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो आपको जो है इनका एक प्रकार से इनका आपको बताना स्थान कहाँ पे स्थित है, ये साथ में बताना आपको कि इनकी स्थापना कब हुई। तो दो चीज़ें बताना यहाँ से लेकर आपको कंप्लीट रूप में, ये जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी ट्रेनिंग से संबंधित जो अकादमी है उनके नाम यहाँ देख सकते हैं। तो आपको सभी के स्थान और सभी की स्थापना कब हुई यहाँ पे आपको फिल कर देना है। मतलब आप अपने अनुसार नोट्स बनाएंगे तो आपको सर्च करके ये काम करना है। साथ में देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, विदेश सेवा संस्थान, भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, अन्य प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत जो बाकी चीज़ आती है। तो इसमें आपको लोड नहीं लेना ज़्यादा इतनी चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट कोई लेक्चर आएगा तो उसमें मैं बता भी दूंगा, परंतु आप कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, हमने तो देखें यूपीएससी की बात करें तो कुछ अब जो है हर एक स्टेट के लिए एक अपनी एक पीएससी होती है। जैसे हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के लिए लोक सेवा आयोग हमको देखने को मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश एमपी, मतलब एक प्रकार से मध्य प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हम इसे बोलते हैं। शॉर्ट में बोले तो हम इसे एमपी पीएससी बोलते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप जिसके अंतर्गत जो है आप डिप्टी कलेक्टर बनोगे, डीएसपी बनोगे, अलग अलग पद पे आप ज्वाइन हो सकते हैं इसी के अंतर्गत प्रिपरेशन, मतलब जो है एग्ज़ाम की तैयारी करके। तो चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। उसके बाद जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में देख लेंगे, तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो इसके संबंध में हम देख लेते हैं। केंद्र के जो है संघ लोक सेवा आयोग की तरह ये समानांतर रूप से हर एक स्टेट में हमको देखने को मिलती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपको यूपीपीएससी देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में आपको एमपीएससी देखने को मिलेगी, झारखंड में आपको पीएससी देखने को मिलेगी। तो ये अलग अलग प्रकार से आप देख सकते हैं, हर एक स्टेट में जो है अपनी एक पब्लिक सर्विस कमीशन होती हैं। तो इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी ये देखने को मिलती है। राज्यों में इसे क्या बोला जाता है, राज्य लोक सेवा आयोग बोला जाता है। और जिस प्रकार हमने देखा था भाग नंबर 14 में यूपीएससी का जो है जिक्र किया गया है, तो उसी प्रकार इसका जो है पीएससी का भी जिक्र इसी में किया गया है। और भाग तो 14 हमने बात करें, अनुच्छेद नंबर 315 और 323, ये दोनों कंप्लीट, मतलब 315 से 323 के बीच में पीएससी का भी उल्लेख किया गया है। तो दोनों आप यहाँ से मतलब कॉमन रूप में देखें तो दोनों एक से ही आर्टिकल, एक से भाग आपको देखने को मिलेंगे। इन आर्टिकल में आपको राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, साथ में शक्तियाँ और इसके अलावा गठन से संबंधित प्रावधान, सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान, बर्खास्तगी आदि से संबंधित प्रावधान आपको इन आर्टिकल्स में देखने को मिलेंगे। अब मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो यहाँ देखिए, एक प्रकार से जब पुनर्गठन हुआ था, राज्य पुनर्गठन, तो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को गठन किया गया था, जिसका गठन जो है 27 अक्टूबर 1956 को किया गया था। ये आपको याद रखना है। और पहली बार इसमें प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था, तो वो किया गया था वर्ष 1958 में प्रथम प्रतियोगी परीक्षा यहाँ आयोजित की गई थी। और इसका क्रम जो है वर्तमान तक निरंतर ये जारी हो रहा है। हालांकि आप जो है वर्तमान में प्रतिवर्ष इसको नहीं देख सकते, ये अब देख सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है, प्रतिवर्ष ये देखने को नहीं मिलता। जैसे कि अभी वर्तमान में कोरोना वायरस का जो है चल रहा है, कुछ समय पहले जो आरक्षण का मामला था, तो इस कारण जो है लेट लतीफ़ी इनमें देखने को मिलती है। मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा, मुख्यालय इंदौर में इसका देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत इसका गठन किया गया। जैसे हमने बात करें 315 से लेकर 323 तक जो है इनका प्रावधान देखने को मिलेगा। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तथा सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार होता है। जैसे वहाँ पे जो होता था यूपीएससी में राष्ट्रपति महोदय को था, अब यहाँ राज्य की अगर बात करें, राज्य में राज्यपाल को ये सेवा शर्तें और नियुक्ति संबंधित जो प्रावधान सारी चीज़ों का यहाँ पर राष्ट्रपति जो राज्यपाल है राज्य के, उनको ये अधिकार होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, पद ग्रहण करने की तिथि जो होती है, देखिए 6 वर्ष वहाँ भी था, 6 वर्ष यहाँ भी है। यहाँ 62 वर्ष है, वहाँ 65 वर्ष था, तो दोनों में कॉमन आपको 6 वर्ष मिला। और आप डिफरेंस याद रख सकते हैं, स्टेट के लिए 62 वर्ष है और केंद्र के लिए यानी यूपीएससी के लिए 65 वर्ष देखने को मिलेंगे। जो भी पहले आएगा इससे उस पद, मतलब उस पद में जो है उस पद से ये रिजाइन कर देंगे, जो भी पहले आएगा उस तक। फिर बात करें गठन की, तो गठन जैसे कि यूपीएससी का गठन हमने देखे थे, मतलब वहाँ पे एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं। तो यहाँ देखिए इन सभी की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। मतलब लोक सेवा आयोग जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्यपाल
जो है नियुक्त करता है। संविधान में आयोग जो है उनके सदस्यों और अध्यक्ष की संख्या, मतलब अध्यक्ष तो एक होता है, सदस्यों की संख्या को उल्लेख नहीं किया गया है। ये राज्यपाल जो है, राज्यपाल की इच्छा अनुसार यहाँ डिपेंड करता है, तो इनके विवेक पर इसको छोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो इनकी कोई विशेष योग्यता का भी यहाँ जिक्र नहीं किया गया है, परंतु हमने जैसे यूपीएससी में देखे थे उसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं हम आयोग के जो आधे सदस्य, जैसे मान लीजिए हम देखें 10 सदस्य में से 5 सदस्य यानी आधे सदस्य जो होते हैं या तो भारत सरकार के अंतर्गत कोई प्रशासनिक पद पर काम कर चुके हो या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत, तो कम से कम ये 10 वर्ष अगर यहाँ पे काम कर चुके हैं तो उनका अनुभव यहाँ होना चाहिए और इस पद पर उनको बैठाया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। संविधान में राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्य की जो सेवा शर्तें हैं उनको निर्धारित करने का यहाँ अधिकार दिया गया है। तो किसको दिया गया है? जैसे केंद्र की अगर बात करें तो वहाँ राष्ट्रपति होता था, यहाँ स्टेट की बात करें तो यहाँ राज्यपाल को ये पावर दी जाती है। साथ में इसके अलावा हम देखिए कार्यकाल, तो कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष से लेकर 6 वर्ष होता है या फिर 62 वर्ष, इनमें से जो भी पहले आए, या तो 6 वर्ष उनने अपने कार्यकाल को पूर्ण कर लिए तो वो अपने पद से बाहर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ 62 वर्ष उनकी पहले हो गई है, 6 वर्ष भी पूरे नहीं हो उसके पहले 62 वर्ष उनकी उम्र हो गई है तो वो अपने पद से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा वो अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। त्यागपत्र किसको देंगे? राज्य के राज्यपाल को ये जो है अपना त्यागपत्र यहाँ सौंप सकते हैं। साथ में अगर देखें तो राज्यपाल के द्वारा कभी कंडीशन के अनुसार जो सदस्य होते हैं इसके, उनको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो उन कंडीशन को हम देखें, 2 कंडीशन होती हैं। तो जैसे कि यूपीएससी में देखे थे जब पद क्या होता है? रिक्त होता है। दूसरी चीज जो अध्यक्ष होता है वो किसी कारणवश क्या होता है? एब्सेंट होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है या किसी कारण की वजह से वो अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं माना जाता। तो इन दोनों कंडीशन में जो सदस्य होते हैं उनको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का पावर जो होता है राज्यपाल को होता है। अब ये कब तक काम करेंगे अध्यक्ष के रूप में? जब तक कि जो अध्यक्ष है वो वापस अपने कार्य को ना संभाल ले। ठीक है, तो इस प्रकार ये काम चलते रहता है। साथ में हम देख सकते हैं निष्कासन की, इनको हटाया कैसे जा सकता है। तो देखिए ज्वाइन कराने का काम जो होता है राज्यपाल का होता है, राज्यपाल महोदय के द्वारा इनको ज्वाइन कराया जाता है, परंतु हटाने का काम केवल राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। याद रखना आपको, बिल्कुल भी यहाँ चेंजेस नहीं है। तो यहाँ देखिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया, नहीं, केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। और आधार क्या होंगे? आधार वही होंगे जो कि यूपीएससी के थे। अब यूपीएससी कैसे थे? सुप्रीम कोर्ट के। यानी एक प्रकार से देखें सुप्रीम कोर्ट की भी छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे हमने देखे थे यूपीएससी के जो सदस्य अध्यक्ष है उनको दिवालिया घोषित हो जाए, अक्षमता हो, ठीक है, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो इस प्रकार से हम देखें कुछ कंडीशन थी उसके आधार पर इनको हटाया जा सकता था। तो उसी आधार पर स्टेट पीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य उनको भी हटाया जा सकता है केवल राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो दिवालिया हो गए हो, अपने कर्तव्यों के अलावा किसी नियोजन के पद पर काम कर रहे हो और जो है मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं हो, तो इन तीनों कंडीशन के आधार पर इनको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यपाल के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, याद रखना है। इसके अलावा कुछ कंडीशन और होती है, जैसे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कब हटाया जा सकता है? जब कदाचार सिद्ध होता, मिसबिहेव होता है। मिसबिहेव तभी यहाँ कंप्लीट बोल सकते हैं हम जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक प्रकार से संदर्भित किया गया हो। यदि उच्चतम न्यायालय में जांच के बाद जो है उन्हें बर्खास्त करने की कोई सलाह दी गई हो तो वो एक प्रकार से राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्य जो होते हैं उनको हटा सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार की सलाह दी गई है। संविधान के अनुसार जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा इस मामले में दी गई सलाह जो होती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई सलाह राष्ट्रपति को दी गई है तो राष्ट्रपति महोदय को एक प्रकार से बाध्य होगी मानने के लिए। न्यायालय द्वारा दी जा रही जो भी जांच है, जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को निलंबित कर सकता है। साथ में काम करने की स्वतंत्रता इनको होती है। तो क्या क्या होती है? एक तो पदावधि की स्वतंत्रता होती है कि वो 6 वर्ष और 62 वर्ष, या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए या 62 वर्ष पूरा हो जाए, इस कंडीशन के अलावा वो है अपने पद पर नहीं हटाया जा सकते। तो इनको पदावधि की सुरक्षा होती है और हटाया भी जा सकता है। तो संविधान में उनका प्रावधान वर्णित किया गया है। तो संविधान में विधि जो उल्लेखित की गई है उसी के आधार पर इनको हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। हटाने का काम जो होता है वो राज्यपाल नहीं राष्ट्रपति महोदय का होता है। तो इस हिसाब से देखें तो पदावधि की सुरक्षा इनको होती है। इसके अलावा एक प्रकार से देखें अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? सेवा शर्तें राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती है, जो हमने देख चुके हैं। तो यहाँ हम देखें नियुक्ति के बाद उनमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को जो वेतन और भत्ता दिया जाता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। वहाँ पर क्या था? केंद्र की संचित निधि, भारत की संचित निधि, यहाँ राज्य की संचित निधि से वेतन भारित होता है, सेवा शर्तें।
तो उन सभी में विधानमंडल यानी कि राज्य के जो विधानमंडल है उसमें मतदान नहीं हो सकता। साथ में हम देखें, यहाँ देखिए, अगर जो कोई व्यक्ति है, मतलब जो राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो अध्यक्ष है, या फिर हम बोल सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मतलब एक प्रकार से देखें जैसे स्टेट पीएससी के अंतर्गत जो अध्यक्ष है, ठीक है, अध्यक्ष अपने कार्यकाल को पूरा हो गया, यानी कि जो अध्यक्ष है वो क्या कर सकते हैं, यूपीएससी के अंतर्गत यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत वो एक तो अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं और सदस्य के पद पर भी, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो अध्यक्ष है अपने कार्यकाल को पूरा करने के पश्चात यूपीएससी के अंतर्गत वो अध्यक्ष साथ में सदस्य के पद पर ये एक जो है नियुक्त किए जा सकते हैं। या फिर एक और चीज़ हम बोले तो अन्य जो राज्य है, अन्य राज्य के अंतर्गत वो जो है राज्य सरकार, मतलब अन्य राज्य के अंतर्गत जो आयोग है उसके अध्यक्ष बनने के लिए पात्र होगा। यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो अध्यक्ष है वो अपने कार्यकाल के बाद क्या कर सकते हैं, एक तो अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत अध्यक्ष बन सकते हैं, दूसरा यूपीएससी के अध्यक्ष वो बन सकते हैं, तीसरा वो यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन हो सकती हैं। लेकिन अगर बात करें हम इसके अलावा, तो इसके अलावा कोई भारत सरकार का जो नियोजन का पद है या किसी राज्य सरकार का नियोजन का पद है तो उसमें वो यहाँ पे नियोजन का पात्र नहीं होगा, याद रखना इस चीज़ को। साथ में देखें राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य है, अब देखिए सदस्य की बात की जा रही है, यहाँ पे अध्यक्ष की बात की गई थी, यहाँ सदस्य की। तो सदस्य जो होते हैं अपने कार्यकाल के पश्चात क्या कर सकते हैं, वो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, मतलब वो अध्यक्ष भी बन सकते हैं, साथ में सदस्य भी बन सकते हैं, या फिर जिस राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत वो रिटायर्ड हुए हैं उसी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत वो अध्यक्ष भी बन सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया जा सकता है। तो ये 4 कंडीशन हो गई, यानी कि यूपीएससी के वो अध्यक्ष भी बन सकते हैं, सदस्य भी बन सकते हैं, इसके अलावा उस राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में वो ज्वाइन हो सकते हैं। परंतु जैसे हमने यहाँ बात की थी, किसी भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी नियोजन के पद पर वो जो है नियुक्त नहीं किए जा सकते, उसके पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती, अर्थात दूसरे कार्यकाल के योग्य उनको नहीं माना जा सकता। जैसे प्रधानमंत्री यहाँ पे होते हैं दूसरे कार्यकाल के लिए, जैसे अब मोदी जी की बात करें तो वो हम देख सकते हैं। फिर इनके कुछ फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, वो हम देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग जो होते हैं राज्य सेवाओं के लिए वही काम करता है जो संघ लोक सेवा आयोग जो है केंद्रीय सेवाओं के लिए करता है। तो उसी प्रकार अगर देखें तो यहाँ पे परीक्षाओं का आयोजन कराने का काम होता है, राज्य की सेवा में जो नियुक्ति होती है उससे संबंधित जो परीक्षा होती है, जैसे स्टेट पीएससी से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। तो पीएससी का काम होता है क्या कराना, मतलब परीक्षाओं का आयोजन कराना। फिर कार्मिक प्रबंधन की अगर बात करें तो कार्मिक प्रबंधन से संबंधित जो विषय है उसमें परामर्श देने का काम भी करता है, जिसके अंतर्गत देखें तो हमको भर्ती पद्धतियाँ देखने को मिलती है, उससे संबंधित विषय। साथ में भर्ती के बाद जो होती पदोन्नति होती है, पदोन्नति साथ में उनका ट्रांसफ़र या स्थानांतरण होता है, इन संबंधित विषय पर जो है एक प्रकार से परामर्श देने का काम भी किसका होता है, पीएससी का होता है। अब जो पीएससी यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग है, प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, अपने कार्यों की रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, राज्यपाल महोदय को ये अपने कार्यों की रिपोर्ट सौंपते हैं। और यूपीएससी का करता था, यूपीएससी राष्ट्रपति महोदय को अपने कार्यों की रिपोर्ट देते थे। अब जैसे यूपीएससी की कुछ सीमाएं थी उसी प्रकार हम देख सकते हैं स्टेट पीएससी की भी कुछ सीमाएं हमको देखने को मिलती हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर कुछ मामले यहाँ पे रखे जाते हैं जो जिनके अंतर्गत जो है आयोग अपने निर्णय या उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे वहाँ क्या था, पिछड़ी जो जातियाँ है, पिछड़ी जातियों से संबंधित जो आरक्षण के मामले हैं पदों से संबंधित उनको इससे बाहर रखा जाएगा। साथ में जो सेवा होती है या फिर पद होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए जो एससी है या फिर हम बोल सकते हैं एसटी जो जनजाति उनके दावों को ध्यान में रखने के मामले को भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि इनके लिए स्पेशल हम देख सकते हैं 5वीं और 6वीं अनुसूची हमको देखने को मिलती है संविधान में। फिर इनकी भूमिका जैसे कि हम देख सकते हैं स्टेट के अंतर्गत, जैसे यूपीएससी था केंद्र के अंतर्गत, वैसे स्टेट के अंतर्गत पीएससी देखने को मिलता है, स्टेट पीएससी। तो मेरिट पद्धति के आधार पर जो है राज्य सेवाओं के अंतर्गत जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी नियुक्ति करने का काम जो होता है इसका होता है पीएससी का। साथ में इसकी भूमिका जो होती है राज्य सेवाओं के लिए भर्ती करना तथा पदों प्रोन्नति यानी प्रमोशन और अनुशासनात्मक जो विषय है उस पर सरकार को सलाह देने का काम भी किसका होता है, पीएससी का होता है। इसके अलावा थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं कुछ। यहाँ देखिए एमपीपीएससी जो है उसके अंतर्गत जो अध्यक्ष है सबसे पहले जो थे डॉक्टर डीवी रेगे,
ये ICS अधिकारी थे और इनका कार्यकाल आप देख सकते हैं यहाँ से, कार्यकाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है परंतु पहले याद रखना है। फिर SC सेठ है, SP मुसरन है, R राधाकृष्णन है, MP श्रीवास्तव, KC तिवारी, KN सिन्हा, N सुंदरम, MB पीटर, SL शर्मा, JN कोल, ओम प्रकाश मेहरा, साथ में हम देखें तो विनय शंकर दुबे, प्रदीप कुमार जोशी, डॉक्टर AK पांडे, डॉक्टर विपिन बेहवार, इसके अलावा देखें तो SP गौतम, और वर्तमान में देखिए 2018 से ये वर्तमान तक बने हैं प्रोफेसर भास्कर चौबे। इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने पूछा था कमेंट बॉक्स में, मतलब काफ़ी लोगों ने इसका आंसर दिया, परंतु जो अन्य लोग हैं वो इसका आंसर नहीं दे रहे हैं, तो आपको आंसर देते चलना है जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ऐसे में जो है मोटिवेशन डाउन हो जाएगा मेरा और मुझे पढ़ाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो आपके ऊपर है मोटिवेशन देना है या नहीं देना है मुझे। चलिए प्रशिक्षण संस्थान देख लेते हैं कुछ MPPSC के अंतर्गत, मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत हम देख लेते हैं कुछ प्रशिक्षण संस्थान हमको देखने को मिलते हैं। जैसे RCVP नरोना प्रशासनिक अकादमी कहाँ देखने को मिलेगी? भोपाल में। और कब स्थापित की गई आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी ये सागर में देखने को मिलेगी। इसकी स्थापना, मतलब आपको मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, इसकी स्थापना कब हुई सभी की, वो आपको यहाँ पे बताना है। मध्य प्रदेश राजस्व भू राजस्व एवं बंदोबस्त संस्थान ग्वालियर में देखने को मिलेगा। राज्य वन अनुसंधान प्रशिक्षण शाला जबलपुर में। अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण शाला इंदौर में देखने को मिलेगी। वायरलेस संस्थान इंदौर में। पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में देखने को मिलेगा। तो इनकी सबकी स्थापना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। अब ये क्या होती है, मतलब जिसको जॉइंट PSC बोला जाता है, ठीक है, क्या होती है इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए जब हम बात करें दो या दो से अधिक राज्यों की, यानी कि जब भारत के अंतर्गत देखें तो भारत के अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्य, मतलब मान लीजिए हम बात करें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इसको हम दो राज्य देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई राज्य जोड़ना चाहता है तो दो से अधिक राज्य भी हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त, मतलब एक प्रकार से देखें तो जॉइंट PSC की यहाँ पे व्याख्या की गई है, मतलब संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की यहाँ पे व्यवस्था दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन एक प्रकार से हम देखें तो सीधे संविधान द्वारा किया जाता है, परंतु जो जॉइंट लोक सेवा आयोग है एक प्रकार से जॉइंट PSC है, तो एक प्रकार से इसको देखें तो इसका जो गठन है जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल जिसके अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद होती है, तो राज्य विधानमंडल के आग्रह से किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। तो UPSC और जो PSC है इनका जो हमको गठन का मामला कहाँ देखने को मिलता है? आर्टिकल नंबर 315 से 323 के अंतर्गत देखने को मिलता है, परंतु जॉइंट PSC जो है उसका गठन का जो मामला आप देख सकते हैं राज्य विधानमंडल के आग्रह से संसद के द्वारा ये काम किया जाता है इसका गठन से संबंधित। इसके अलावा देखें तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है संयुक्त राज्य लोक सेवा जो संवैधानिक एक प्रकार से संवैधानिक आयोग एक संस्था है, ना कि एक संवैधानिक बॉडी है। मतलब इसको हम एक प्रकार से संस्था बोलेंगे, ना कि जैसे हम UPSC और PSC की बात करते हैं संवैधानिक बॉडी है, ये एक संस्था के रूप में काम करती है जॉइंट PSC। 1966 की अगर बात करें तो 1966 में पंजाब से एक प्रकार से क्या हुआ था? हरियाणा यहाँ पे अलग हुआ था, ठीक है, पंजाब जो है हरियाणा अलग हुआ। तो इस प्रकार से देखें तो हरियाणा और पंजाब के लिए कुछ समय के लिए क्या की गई थी? जॉइंट PSC का यहाँ पे गठन किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना। इनके सदस्य और मतलब सबसे पहले तो बात करें इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, अध्यक्ष और सदस्यों की। साथ में इनका कार्यकाल भी हम देख सकते हैं, जैसे स्टेट PSC में होता था 6 वर्ष और 62 वर्ष देखने को मिलता है। और बर्खास्त करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति महोदय को होता है। और अगर बात करें किसी समय विशेष की तो ये अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। किसको? ये राष्ट्रपति महोदय को अपना त्यागपत्र देकर पद से बाहर हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखें, देखिए जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तें जो है कौन निर्धारित करता है? ये निर्धारित करते हैं राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, इनकी सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तें। और ये जो है वार्षिक रिपोर्ट, मतलब अपनी एक प्रकार से प्रगति रिपोर्ट होती है, वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित सारे मामले हैं वो किसको सौंपता है? ये संबंधित राज्य के जो राज्यपाल है, यानी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल को ये सौंपेंगे। और राज्यपाल क्या करते हैं? राज्यपाल राज्य विधानमंडल में इनको प्रस्तुत करेंगे। और संघ लोक सेवा आयोग जो है, संघ लोक सेवा आयोग जॉइंट PSC राज्यपाल के अनुरोध पर, राज्यपाल का अगर रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो राज्यपाल की रिक्वेस्ट पर राष्ट्रपति की अगर स्वीकृति मिल जाती है तो उसके बाद राज्य की आवश्यकता अनुसार भी ये काम करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलती है, जैसे हम यहाँ बात करें किसकी?
भारत सरकार अधिनियम 1919 की, तो इसकी व्यवस्था के अनुसार हमको देखने को मिलता है 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन देखने को मिलता है। और इसी के अंतर्गत हम देख सकते हैं सिविल सर्वेंट की नियुक्ति की जा सके, इसके लिए इसका गठन किया गया था। किसका? केंद्रीय स्तर पर जो है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, तो इसके अनुसार संघ में तो पहले से था, परंतु अब प्रांतीय स्तर पर जो है लोक सेवा आयोग का गठन यहाँ पे किया गया। तो यहाँ देखिए जो प्रांतीय स्तर पर और संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया 2 से अधिक प्रांतों के लिए, तो ये भी हम यहाँ देख सकते हैं। साथ में जो प्रांतीय स्तर थे, प्रांतीय स्तर को ही हम देख सकते हैं यहाँ पे। बाद में ये राज्य लोक सेवा आयोग का यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेट पीएससी के नाम से जाने गया। संयुक्त लोक सेवा आयोग का यहाँ पे गठन मतलब किया जा सकता है, किया गया था, मतलब एक प्रकार से भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। फिर यहाँ सारी चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमको देखने को मिलेगा नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग को देखने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं जो हमने डिस्कस की हैं, उनको हम एक प्रकार से रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में फिर से वो है सारी चीज़ें फिट हो जाए। हालांकि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दिया हूँ यूपीएससी और पीएससी से संबंधित। तो आप देख सकते हैं हमारा जो है नेक्स्ट यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कैग के बाद हम देख सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में हमने देखे हैं, जिसे बोला जाता है यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में देखा। और संवैधानिक प्रहरी के रूप में इसको जाना जाता है। साथ में 3 और है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कैग है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के बारे में यहाँ देखें संरचना क्या होती है, इनका कार्यकाल से संबंधित मामले, निष्कासन कैसे किया जाता है, स्वतंत्रता इनकी क्या होती है, कार्य इनके क्या क्या हो सकती है, इनकी कुछ सीमाएं देखें जिनके अंतर्गत ये अपना मतलब इनके अंतर्गत अपना कार्य क्षेत्र नहीं रहता, मतलब इनमें हस्तक्षेप करने का काम नहीं करते। भूमिका क्या होती है। फिर प्रशिक्षण संस्थान देखें जिनका आपको आंसर बताना है, स्थान और स्थापना। इसके अलावा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात स्टेट पीएससी के बारे में हमने बात की है। ये लोगो आप देख सकते हैं एमपीपीएससी का। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है उसके संबंध में हमने प्रावधान देखे हैं और ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देख सके हैं। आप देखिए गठन कैसा होता है, इसका कार्यकाल से संबंधित मामले, त्यागपत्र, कार्यवाहक अध्यक्ष, निष्कासन कैसे किया जा सकता है, स्वतंत्रता और इनके जो होते कार्य और इनकी सीमाएं, मतलब जिसमें ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते, भूमिका क्या होती है। फिर हमने कुछ अध्यक्षों की लिस्ट देखे हैं, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। प्रशिक्षण संस्थान देखें। उसके बाद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की मतलब एक प्रकार से रिक्वेस्ट पे इनका गठन किया जा सकता है संसद के द्वारा, मतलब जो राज्य विधानमंडल है उसके आग्रह करने मतलब एक प्रकार से रिक्वेस्ट करने पर संसद के द्वारा ये काम किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो हमने देखिए एक प्रकार से हमने यूपीएससी को कवर किया है, फिर स्टेट पीएससी जिसे आप एमपीपीएससी के नाम से भी जान सकते हैं, और एक हमने देखे हैं जॉइंट पीएससी। तो 3 चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो चलिए लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर किसी प्रकार का सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उस सजेशन को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में फॉलो करेंगे ज़रूर। तो किसी प्रकार से आप प्रॉब्लम यहाँ देखें तो हमको सजेशन ज़रूर दें, और अगर आपको किसी कमी की मतलब कमी नज़र आ रही है तो भी उससे संबंधित सजेशन दे सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। देखिए शेयर करने बस से कुछ नहीं होता, आप लोगों को बताइए कि जो है आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उनको भी आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार आपको लेकर चलना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।